हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। देखिए अपन आज क्या नाम है ये पोइम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन मिसोलॉजिकली पोइम को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए अपन राइटर के बारे में कुछ अध्ययन करते हैं। देखो मिसोलॉजिकल का कार्यकाल माना जाता है 1924 से 2005, यानी इसका जन्म हुआ था 1924 में, बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे हुआ? बॉम्बे में जन्म हुआ था। देखो इनके पापा क्या थे, एक ऑलरेडी एक कॉलेज में टीचर थे, है ना। इनकी माँ एक प्राइमरी स्कूल में अध्यापिका के रूप में काम किया इनकी माँ ने। ये शुरू से ही ब्रिलियंट थे, लेकिन इनके माँ बाप ने इनको क्या किया, बॉम्बे यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलवा दिया। इन्होंने 1947 में 1947 में एमए डिग्री इंग्लिश से की। एमए डिग्री कहाँ से की? इंग्लिश से की, इन बॉम्बे यूनिवर्सिटी से। बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1947 में एमए इंग्लिश से कर ली। फिर इसके बाद में देखो इनको प्राइज दिया गया था। प्राइज का नाम था आर के लेगू प्राइज। इनको प्राइज का नाम क्या था? आर के लेगू प्राइज इन्हें दिया गया था। तो देखिए ये एक मिसोलॉजिकली एक फैमिली से बिलोंग करते थे। उस फैमिली का नाम था ज्यूज फैमिली। क्या नाम था? ज्यू फैमिली नाम था इस फैमिली का। तो यानी कि ये ऐसे पारिवारिक स्थिति इनकी अच्छी थी, कहने का मतलब। तो देखिए इनकी एक शादी हो गई थी। इनकी शादी हुई डेजी जैकोब के साथ। इनके साथ हुई इसकी शादी डेजी जैकोब के साथ। फिर देखिए ये पोएम क्या नाम है, मिसोलॉजिकल में ये पोएम लिखी गई थी नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। इस पोएम को इंटेलिजेंट दिया गया था किससे? द एग्जिट नेम, यानी एग्जिट नेम से इस पोएम को लिया गया था। आपसे पूछ लिया जाए इस पोएम को कहां से लिया गया है? द एग्जिट नेम से लिया गया था। जो एग्जिट नेम पब्लिश हुई थी 1965 में। कब क्या हुई थी? 1965 में ये पब्लिश हुई थी। तो ये आपको डेट पूछ ले और कौन सी पोएम से पब्लिश हुई थी? द एग्जिट नेम से ये पब्लिश हुई थी। यहां तक देखिए, यहां तक ये पोएम वेरी इजी, वेरी सिंपल लैंग्वेज, सजेस्टिव लैंग्वेज एंड वेरी सिंप्लिसिटी एंड अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। यहाँ ये आपको समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें हार्ड पोएम नहीं है, एकदम क्लियरिटी वाली पोएम है। तो देखिए ये पोएम दर्शाती है द पोएम एक्सप्रेस डिस्कशन ए मदर सेल्फनेस लव फॉर हर चिल्ड्रन। ये कविता किससे दर्शाती है? यानी अपने बच्चे के, अपने प्रेम के बारे में। ये अपनी माँ अपने बच्चे को कितना प्रेम करती है उसके बारे में ये पोएम लिखी गई थी। यानी इस पोएम का लिखने का तात्पर्य क्या था? माँ का व्यवहार अपने बच्चे के प्रति कितना होता है इस समाज में। यानी तो इसे मिसोलॉजिकली एक इंडियन राइटर माने जाते हैं, एक माने जाने राइटर थे। तो ये पोएम किसको प्रदर्शित करती है? द पोएम एक्सप्रेशंस ए मदर सेल्फनेस लव फॉर चिल्ड्रन या लव फॉर चिल्ड्रन। तो देखिए यहाँ पे अपन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। द पोएम इज वेरी सजेस्टिव एंड अट्रैक्टिव। तो देखिए इस पोएम में वन लाइन अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट लाइन है आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर। अब देखो यहाँ पे कवि, अब देखिए आई से संबोधित कर रहा है, यानी आई से पोएम को स्टार्ट कर रहा है, यानी पर्सनल प्रोनाउन से यहाँ पे स्टार्ट कर रहा है। आई यानी आई कौन है? यहाँ पे खुद स्वयं मिसोलॉजिकली है। वो कहता है आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर, कि मुझे वह रात याद है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि क्या नाम है, कवि को क्या याद है? दिन याद है, आफ्टरनून याद है या नाइट याद है? तो आपको याद रखना होगा नाइट। तो एक एक लाइन का एक एक शब्द यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर, कि मुझे वह रात याद है जब माई मदर वाज स्टंग। स्टंग देखो यहाँ पे आपसे पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है? वाज। देखो ये पॉइंट सबने पढ़ रही है, लेकिन थोड़ा सा अलग इसमें आपको ग्रहण करने को मिलेगा। अब देखो आई रिमेम्बर द नाइट माई मदर, कि मुझे मेरी माँ की वो रात याद है। रात है दिन, नाइट याद है। डे आ सकता है, डे नहीं होगा, क्या होगा? नाइट। मुझे वो रात याद है वाज स्टंग। अब देखो यहाँ पे सेकंड फॉर्म नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं है। यहाँ पे कौन सी फॉर्म दी गई है? यानी वाज स्टंग, उसको लग गया था। वाज स्टंग यानी थर्ड फॉर्म में यहाँ पे लिखी गई है कि माय मदर वाज स्टंग, कि मेरे माँ को यानी स्टंग लग गया था, यानी पैन दर्द लग गया था। बाय स्कॉर्पियन, एक बिच्छू के द्वारा। यानी मेरे माँ को मुझे एक रात याद है जब मेरी माँ को एक बिच्छू के द्वारा स्टंग यानी पेनफुल दर्द लग गया था, है ना। यानी उसको काट लिया गया था। अब देखिए यहाँ पे 10 आवर्स यानी 10 घंटे से। अब देखो कितने घंटे से? 10 घंटे से ऑफ स्टडी यानी तो विदाउट स्टॉपिंग। स्टडी का मतलब क्या होता है? स्टडी का मतलब
विदाउट स्टडी, इसको मतलब आप कह सकते हो बिना रुके, बिना रुके। तो देखिए यहाँ पे 10 hours ऑफ स्टडी रैन एंड टाइमिंग ही। अब देखो यहाँ पे क्या कहना चाहता है, 10 hours स्टडी यानी विदाउट स्टॉप, यानी यहाँ पे कहना चाहता है कि 10 hours यानी लगातार 10 घंटे से क्या हो रही थी, स्टडी यानी बिना रुके लगातार, यानी 10 घंटे में से 1 मिनट भी बारिश नहीं रुकी थी, यानी लगातार बरसात हो रही थी। तो स्टडी मतलब क्या, बिना, विदाउट टाइम। तो देखिए रेन, रेन यानी वर्षा, 10 घंटे से बिना रुके लगातार वर्षा हो रही थी। एंड हैड ड्राइविंग हिम, ड्राइविंग यानी क्या होता है, ड्राइविंग यानी अपने आप को बल लगाना, अपने आप को फोर्स लगाना, है ना, फोर्स लगाना। ड्राइविंग यानी क्या होता है, अपने आप को बल लगाना, फोर्स लगाना। हिम, अब देखो यहाँ पे हिम किसके लिए आया है, ड्राइविंग हिम, अपने आप को बल लगाया, अपने आप को उसने ताकत लगाया। हिम किसने, स्कॉर्पियन ने, ध्यान कर लेना, यहाँ पे किसके लिए आया है, स्कॉर्पियन के लिए आया है। तो ठीक है, उसने अपने आप को बल लगाया। टू क्रिवल, क्रिवल यानी रेंगना, तो क्रिवल यानी क्या होता है, रेंगना, यानी रेंगते हुए वो चला गया। बीनीथ ए सोक ऑफ द राइस, सैको यानी क्या होता है, बोरा, सैक यानी क्या होता है, बोरा, यानी चावल के बोरे के नीचे, वो सेकेंड क्या होता है, बोरा, और राइस, राइस यानी चावल, चावल के बोरे के नीचे वो अपने आप को बल लगाकर वो चला गया, यानी अपनी जान को बचाने के लिए वो चला गया। क्यों चला गया, क्योंकि वो माँ को डंक लगा चुका था, यानी माँ को डंक लगा चुका था, और लगातार 10 घंटे से बारिश हो रही थी। तो बारिश में भी वो बिना रुके अपने आप को बल लगा के कहां पे चला गया, रेंगते हुए बीनीथ द सैक ऑफ राइस, किसके नीचे जा बैठा, बीनीथ। अब देखो आपसे पूछ सकता है, जब उसके बोरे के ऊपर बैठा था नीचे, तो आप अंडर नहीं होगा, बीनीथ के नीचे, ध्यान कर लेना, बीनीथ यानी बोरे के नीचे जाके वो बैठ गया। यहां तक क्लियर होना चाहिए आपको फैक्ट। तो क्रिवल यानी क्या होता है, रेंगना, बीनीथ यानी नीचे, बीनीथ यानी क्या होता है, नीचे। इस सैक, सैक यानी बोरा, ऑफ राइस यानी चावल के बोरे के नीचे वो जा बैठा। पार्टिंग विथ हिज पॉइजन फ्लैश, पार्टिंग यानी क्या होता है, पार्टिंग, देखो पार्टिंग यानी होता है अलग कर देना, पार्टिंग यानी अलग कर देना। विथ हिज पॉइजन, पॉइजन यानी जहर, जहर, प्लेस, जहर में क्या था, प्लेस था, प्लेस, फ्लैश यानी चमक, यानी आंखों के सामने एकदम काला पीला जाना। तो ऐसे जहर में एकदम क्या था, जब माँ को उसने काट लिया था, तो पार्टिंग, उसने अपने डंक को क्या कर दिया था। अब देखो यहाँ पे आपको पूछ लिया जाए पार्टिंग किसके लिए आया है, यहाँ पे बिच्छू के डंक के लिए आया, यानी बिच्छू का जो डंक था, उसने अपने डंक को माँ के अंदर, मतलब माँ को जहाँ पे काटा था वहां पे वो अंदर छोड़ के आ गया, यानी उसके ब्लड में वो प्रवेश कर गया। पार्टिंग विद द हिज पॉइजन प्लेस, यानी वो बिच्छू का जहर था वो माँ के अंदर चला गया, और वो जहर क्या कर रहा था, प्लेस, माँ को चमका रहा था, यानी माँ के आंखों के सामने काले पीली दिखा रहा था। ओ डायलविस टेल हिम द डार्क रूम, ओ डायलविस, डायलविस क्या होता है, डायलिस, देखो यहाँ पे डायबलिस है ना, डायबलिस एक टैल के लिए आया है, पूंछ के लिए। तो आपसे पूछ लिया जाए डायबलिस, डायबोलिस क्या थी, पूंछ थी, क्या थी, पूंछ, टैल, जिसमें क्या था, जहर भरा हुआ था, डेविलिस। देखो यहाँ पे पूंछ को क्या खाया, डायबोलिस, डायबोलिस में था डेविल, डेविल यानी राक्षस, यानी उस पूंछ को राक्षस की प्रवृत्ति का नाम दिया गया था कि ओ डायबोलिस टेल इन द डार्क रूम, वो पूंछ जिसमें इतना भयंकर राक्षस प्रवृत्ति का जहर था, इन द डार्क रूम, माँ को अपनी आंखों में, अपने कमरे में क्या लग रहा था, एक अंधेरा सा वहां पे प्रतीत हो रहा था, किससे, डायबोलिस राक्षस प्रवृत्ति की तरह। यहाँ पे देखिए, ही रिस्क द रेन अगेन, ही रिस्क। अब देखो यहाँ पे ही किसके लिए आया है, ही वही बिच्छू के लिए आया है, किसके लिए आया है, बिच्छू के लिए आया है। उसने दोबारा प्रवेश कर, यानी रिस्क यानी जोखिम उठाया, यानी अपने आप को क्या उठाया, जोखिम उठाया। द रेन यानी वापिस जाना, यानी उसने अपने आप को जोखिम उठा लिया। अब देखो बोरे के नीचे से वो वापिस जा रहा है, कहां पे, बारिश में जा रहा है। द रेन अगेन यानी दोबारा उसने बारिश में जाना निश्चित कर लिया। तो आपसे पूछ लिया जाए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज हुई है, इसमें अपन कह सकते हैं एलेट्रेशन यूज हुई है। देखिए एलेट्रेशन यानी बार बार पुनरावृत्ति हो रही है, शोर की प्रवृत्ति बार बार हो रही थी, इसे कह सकते हैं एलेट्रेशन, है ना। कॉन्सोनेंट भी आ रहे हैं, वोवेल भी आ रहे हैं, तो इसलिए क्या कह सकते हैं, एलेट्रेशन। आगे देखिए, द पीजेंट, पीजेंट यानी क्या होता है, फार्मर, किसान। द पीजेंट कैम लाइक स्वाम एंड फ्लाई, स्वाम यानी क्या होता है, झुंड, मक्खियों का झुंड, फ्लाई यानी मधुमक्खियों का, मधुमक्खियों का, फ्लाई, फ्लाई यानी मधुमक्खियों के झुंड की तरह, मधुमक्खियां, हाँ, स्वाम यानी झुंड, स्वाम यानी क्या होता है, झुंड।
हाँ, तो द पीजेंट कैम, यहाँ पे किसान लोग आए। अब कौन आए? फार्मर नहीं, पीजेंट आए, यानी फार्मर आए। कैम द लाइक, किस प्रकार से है? यहाँ पे सिमली है, क्या है? लाइक आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? सिमली। किस तरह आए थे? स्वार्म ऑफ द फ्लाइज, यानी मधुमक्खियों के झुंड की तरह। जैसे मधुमक्खी एकदम उड़ के जाती है ना, झुंड की तरह, ऐसे गांव के लोग वहां पे आए। एंड बज द नेम ऑफ गॉड, अब बज जैसे मधुमक्खी बार बार भनभनाती रहती है, वैसे ही वहां पे जो लोग आए थे वो भिनभिना रहे थे। अब माँ के बारे में कमांड दे रहे थे, अलग अलग प्रकार के शब्द कह रहे थे। तो वैसे वहां पे क्या थे? लोग बज यानी मधुमक्खी की तरह व्यवहार कर रहे थे। बज यानी क्या होता है? मधुमक्खियों की जो आवाज होती है उसे बोलते हैं माँ। द नेम ऑफ गॉड, और ईश्वर का नाम ले रहे थे 100 टाइम्स। कितनी बार लिया? 100। आपसे पूछ लिया जाए, लोग जो गांव के लोग आए थे, माँ के बारे में, गॉड के बारे में कितनी बार नाम लिया? 100 बार, यानी 100 बार उन्होंने नाम लिया था। टू पैरालाइसिस द इविल वन, इविल यानी वन, इविल वन यानी स्कॉर्पियन। इविल वन का मतलब स्कॉर्पियन। टू पैरालिसिस का मतलब क्या होता है? कोज टू स्टॉप मूविंग, यानी पैरालिसिस यानी वो, जैसे वो पैरालिसिस लकवा बीमारी होती है ना, तो वो मतलब माँ को काट गया बिच्छू, तो वो ऐसा लग रहा था कि कोज टू स्टॉप मूविंग, यानी उसका दर्द एकदम यानी चल रहा था, और वो माँ चलना फिरना बंद कर दिया, और एक जगह ही वो लकवे की बीमारी की तरह एक जगह पड़ जाना, यानी अपने दर्द से कर्राना या एक जगह गिर जाना। द इविल वन स्कॉर्पियन, और वहां पे बिच्छू क्या था? बिच्छू की बुराइयां वहां पे दिखाई दे रही थी। द इविल वन। अब देखो वहां पे माँ गिर गई थी, अब वहां पे बिच्छू की बात कह रहे थे लोग कि बिच्छू ने माँ को खा लिया। अब देखो यहाँ पे क्या है? लोग उस माँ के प्रति कमांड कर रहे थे, क्या कर रहे थे? कि शायद माँ ने इस जीवन में गलत कार्य करे हैं, या जीवन में अलग कार्य किए हैं। कोई कह रहा था कि इस जीवन में माँ के कार्य प्यूर हो जाएंगे। तो अलग अलग व्यक्ति कमांड दे रहे थे। विथ कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स। अब देखो विथ लैंटर्न, जो वहां पे लोग आए थे, कैंडल्स यानी मोमबत्तियां। वहां पे जो लोग आए थे वो अपने साथ क्या क्या लेके आए? कैंडल्स, मोमबत्तियां। विथ लैंटर्न्स, और लैंटर्न्स क्या होता है? देखो लैंटर्न्स अपन पहले यूज करते थे क्या? ऑयल लैंप्स। वर्तमान में तो यूज नहीं की जाती है ना। फिर भी जैसे गांव डोमेस्टिक होते हैं, है ना, वहां पे जो मिट्टी तेल मिलता है, वहां पे पहले लैंटर्न यूज करते थे, है ना। तो ऑयल लैंप्स अपने घरों में भी पहले करते थे, है ना। तो लैंटर्न में क्या कहते हैं? ऑयल लैंप्स, यानी ऑयल लैंप्स कह सकते हैं इसे। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है लैंटर्न में, इलेक्ट्रिशियन, वही है ना, बार बार शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो इलेक्ट्रिशियन कह सकते हैं। विद द कैंडल्स एंड विथ लैंटर्न्स, वहां पे लोग क्या क्या लेके आए? मोमबत्तियां, लैंटर्न्स लेके आए। थ्रू गेंटिंग स्कॉर्पिंग हेयर, और वहां पे क्या पड़ रही थी? जैसे लोग लैंटर्न और मोमबत्तियां लेके चल रहे थे ना, वहां पे लोगों की छाया पड़ रही थी। स्कॉर्पियन शेडो, यानी बिच्छू की तरह छाया पड़ रही थी। गेंट यानी तो विशाल विशाल, यानी बहुत बड़ी बड़ी छाया पड़ रही थी। तो इसी प्रकार अपन ये 12 लाइन्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट लाइन लेंगे। थैंक यू, लाइक एंड शेयर प्लीज माय वीडियो। इसी प्रकार अपन मिलते रहेंगे। ओके।